हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा, है ना। और आज हम बिजनेस लॉ से रिलेटेड एक और लॉ करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो 1881 में बना था। और ये क्या करता है, ये चीज करता है कि अगर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट किसी और को देना है, मतलब जो जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंडर अंदर आते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा। तो वो जो है, अगर मुझे किसी और को देने हो, एंडोर्स करने हो, नेगोशिएट करने हो, किसी और के पास देने हो, किसी और को ट्रांसफर करने हो, तो मैं कैसे कर सकता हूं, उससे रिलेटेड सारे रूल्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से नेगोशिएबल हैं, कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो सारे के सारे जो हैं वो इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो नेगोशिएशन का यहां पे मतलब ये है टू ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये मतलब है इसका। मतलब ये नहीं, नेगोशिएट करना वो नहीं है कि जो हम ये करते हैं, कम ज्यादा करते हैं ना, भाव तोल करते हैं, वो नहीं है इसका मतलब। ठीक है, तो नेगोशिएबल एक्ट 1881 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या ऑल ऑफ द अबव। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं, इनमें से कौन से हैं जो क्या है, इनमें से कौन से जो हैं वो इस लॉ के अंदर डिफाइंड है, आपको ये बताना है। सारे के सारे या कोई एक, ये आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही बन रहा है, या तो सारे के सारे होंगे या इनमें से कोई एक होगा, दो नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको समझना है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, तीनों से रिलेटेड, ऑल द अबव इसका आंसर है। तीनों से रिलेटेड ही जो आपका लॉज हैं वो सारे के सारे इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है। ठीक है जी, अब आपका नेक्स्ट कहता है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेट विद टू बी ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड और वैल्यू रिसीव्ड। ये लैंग्वेज लिखी हुई है, मतलब ये बताया कि उसके अंदर जो भी नोट है उसके अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई है। तो आपको बता रहा है इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो प्रॉमिसरी नोट है और कौन सी नहीं है। फिर मिस्टर रोहित, IOU, अभी एक्चुअल में IOU ये है। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म है, आजकल लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। तो IOU ₹1000 ये, या आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹5000। इनमें से कौन सा जो है वो प्रॉमिसरी नोट है, आपको यह बताना है। इनमें से कौन सा प्रॉमिसरी नोट, नॉट एन एग्जाम्पल। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब प्रॉमिसरी नोट की वर्डिंग नहीं है। ABCD, आपको इनमें से कोई एक जो है वो स्पेसिफाई करना है। तो आपको समझना है, देखो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होना चाहिए जरूरी, it is a written promise by one party to another, a definite sum money either on demand or at a specified future date, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा बनेगा इसके अकॉर्डिंग। पहले वाला जो है ये तो प्रॉमिसरी नोट की वर्डिंग है, डिमांड और वैल्यू रिसीव्ड, अमाउंट भी है, प्रॉमिस, एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेट टू बी, ये प्रॉमिस भी कर रहा है। यहां पे भी देखो, ये तो डायरेक्टली प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज है। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन और ऑर्डर, प्रॉमिस है और ऑर्डर। अगर कहने का मतलब ये है बी जो है वो लेके आएगा प्रॉमिसरी नोट तो उसको दे देंगे, या बी के ऑर्डर पे कोई और लेके आएगा उसको दे देंगे, ये इसका मतलब है। इससे ज्यादा ये इस वर्डिंग का मतलब है। तो यानी कि ये दोनों तो है, बट ये नहीं है। देखो ये क्यों नहीं है, यहां पे कोई प्रॉमिस टू पे तो है ही नहीं, IOU ऐसे लिख दिया उसने ₹1000, तो इसलिए, और आगे भी कुछ नहीं, ऑर्डर पे है या क्या है ये भी नहीं बताया। तो ये जो वर्डिंग है ये प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, हमेशा इट इज अ प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिसरी नोट। तो वैसी कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें। अब इन अ प्रॉमिसरी नोट हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, 1 2 3 या 4, कितनी पार्टीज जो हैं वो प्रॉमिसरी नोट में इन्वॉल्व होती हैं, ये आपको देखना है और बताना है। 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं।
अब ये देखना है आपको कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, यू हैव टू सी टू इट। तो आंसर तो मैं बता देता हूं इसका है टू पार्टीज। अब वो टू पार्टीज कौन सी होती हैं? टू पार्टीज होती हैं अ प्रोमिसर ऑल्सो कॉल्ड नोट मेकर जो बनाता है, और इशुअर जो प्रॉमिस करता है पे करने का अमाउंट बोरोड, जो उसने अमाउंट बोरो किया है वो वापस करने का जो है वो प्रॉमिस करता है ना। तो ये क्या है? एक पार्टी तो ये, और दूसरी पार्टी क्या है? प्रॉमिसी या पेई कहते हैं उसको, इज द पर्सन जिसने लोन दिया था या जिसको पैसा मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, प्रॉमिस टू पे कौन कौन करता है? जो बना रहा है और जिसने लोन लिया है। और यहां पे फिर पैसे किसको मिलेंगे? जिसने ऑब्वियसली अभी पैसे दिए उसको फ्यूचर में जो है वो पैसे वापस मिलेंगे। तो इसके हिसाब से इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? टू पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व प्रॉमिसरी नोट के रिगार्डिंग में, है ना, रिलेशन में हमेशा कितनी पार्टीज हैं? टू पार्टीज इन्वॉल्व। अब देखो, हु इज नॉट करेक्ट अबाउट द, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉमिसरी नोट? इट्स कंडीशन, it contains a conditional undertaking, it contains the amount mentioned on it, it is an instrument in writing, it is signed by the maker। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो प्रॉमिसरी नोट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? ये आपको बताना है। ए बी सी डी ई तो है नहीं, सॉरी, ए बी सी डी, इनमें से कौन सी है जो आपको बताना है, कौन सी जो है रॉन्ग है। तो आपको ये समझना है, देखो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उसमें ये तो हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, पहले में लिखा हुआ था, साइंड भी होना चाहिए, अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए। अच्छा, अभी अंडरटेकिंग के बारे में हम क्लियर नहीं है, तो आपको ये समझना है ये जो अंडरटेकिंग होती है ये अनकंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट जो गलत है इसके बारे में, प्रॉमिसरी नोट के बारे में, वो ये ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, उसमें कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होता है, वो अनकंडीशनल होता है, उसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है आपका 1881 कैन बी क्लासिफाइड एज बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखो और बताओ ये कौन कौन सा, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा आपका आंसर ये है जो सही है। बताओ जरा कि जो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1981, इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर, उनमें इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है और कौन सा नहीं आता है, ये आपको बताना है। फटाफट से देखो, ए बी सी या सारे के सारे ही जो हैं वो क्लासिफाइड होंगे। देखो बताओ फटाफट से, मालूम है किसी को तो बताओ। लेट्स सी, ए बी सी डी बताओ जी फटाफट। अब देखो क्लासिफिकेशन जो है इनके इंस्ट्रूमेंट्स की, अब आपको समझना है बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो है वो तो इसकी क्लासिफिकेशन में आता ही है। ये तीन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये तो इसकी क्लासिफिकेशन में आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं नाम जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, यानी कि इसके हिसाब से तो आंसर जो है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ये तीन तो है ही। इसके अलावा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है और जो क्लासिफिकेशन हो सकती है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सब क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप होती हैं। ठीक है जी, अकोमोडेशन बिल भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इनलैंड ये तो है ही हैं तीन, इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ बता दिए, तो ध्यान रखना है कि ये जो है ये सारे के सारे क्या है, इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है जी। अब विच इज अ प्रॉमिसरी नोट, चार वर्डिंग दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रॉमिसरी नोट है, कौन सा प्रॉमिसरी नोट नहीं है। मतलब आंसर तो प्रॉमिसरी नोट बताना है। तो यानी कि ऑब्वियसली
4 ऑप्शन है, चारों में से एक प्रॉमिसरी नोट है और 3 नहीं है, तो आपको इस हिसाब से इसको आंसर करना है। तो पहले तो रीड करो, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड टू डिलीवर to him my black horse on 1st January next. I promise to pay ₹500 7 days after my marriage with C. I acknowledge myself to be in debt to B ₹1,000 to be paid on demand or for value received. I promise to pay ₹500 on D's death provided that D leaves me इनफ टू पे दैट सम। ठीक है जी, अब ये सारी जो है, ये सारी की सारी वर्डिंग्स दे रखी हैं। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा प्रॉमिसरी नोट नहीं है। अगर आपने अभी तक के क्वेश्चंस ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, तो ये क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है, फटाफट से करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन करता है। सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉमिसरी नोट में कोई कंडीशन जो है, हमने किया था ना, अनकंडीशनल होता है, मींस यू कांट पुट एनी कंडीशंस। कोई भी कंडीशन आप नहीं लगा सकते हैं प्रॉमिसरी नोट के अंदर। जैसे इसमें लगा दी, कहता भाई ब्लैक हॉर्स देना ना, नहीं, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। फिर वैसे ही इसमें आ जाओ, ये कहता 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, मैं 500 रुपया वापिस करूंगा शादी के 7 दिन बाद, सी से जब मेरी शादी हो जाएगी, बी को मैंने पैसे देने। ठीक है, तो यहां पे भी कंडीशन लगा दी। तो जहां पे कंडीशन लगा दी वहां पे प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा वो। फिर ये आ जाओ, यहां भी कह दिया, कहता डी इज डेथ, डी मर जाएगा और मुझे इनफ पैसे छोड़ेगा तो मैं आपको जो है आपकी पेमेंट वापस कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, लेकिन यहां पे भी कंडीशन लग गई तो ये भी नहीं हुआ। अब यहां पे देखो, इट इज अनकंडीशनल। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेप्थ, कि मैंने बी के पैसे देने हैं 1000 रुपए। टू बी पेड ऑन डिमांड, जब वो मांगेगा तब दे देंगे, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, जब वो मांगेगा तब दे देंगे। ऑन ऑर्डर भी हो सकता है, ऑन डिमांड भी हो सकता है, वो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये अकेली स्टेटमेंट जो है, ये प्रॉमिसरी नोट के बारे में या प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन कर रही है, बाकी कोई भी नहीं कर रही है। और उसका रीजन देखो, ये प्रॉमिसरी नोट तो है ही, पर इसमें एक और चीज है कि जो इट शुड बी अनकंडीशनल, है ना, कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए कोई भी। तो अनकंडीशनल, कंडीशन, नो कंडीशन इन अ लैंग्वेज ऑफ प्रॉमिसरी नोट, है ना। अब नेगोशिएबल, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद, जो सेक्शन 5 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो किससे डील करता है आपको ये बताना है। बिल ऑफ एक्सचेंज से डील करता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स से डील करता है, चेक से डील करता है, प्रॉमिसरी नोट से डील करता है, किससे डील करता है आपको यह बताना है। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किससे डील करता है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन तो 4 होता है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, बाकी बताओ, होल्डर इन ड्यू कोर्स है सेक्शन 5, या चेक के बारे में है, या किसके बारे में है, ये आपको फटाफट से बताना है कि इनका सेक्शन क्या है। चेक का क्या है, प्रॉमिसरी नोट का क्या है। प्रॉमिसरी नोट का तो मैंने आपको बता दिया, चेक का भी हमें बताना नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, जो सेक्शन 5 है वो किसको डिफाइन करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक भी आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ जाता है। ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये सेक्शन 4, ये सेक्शन 5 होता है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, कॉमन सेक्शंस होते हैं इनको। वैसे सेक्शन ऐसे पूछते नहीं है। इन ऑर्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बहुत रेयर होता है, मतलब कि आपका जो है वो ये सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, रेयर होता है। बट स्टिल जो कॉमन बिल्कुल ही मेन सेक्शंस है उनके बारे में फिर भी पूछ सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 होता है, या मेजर जो मेन एक्ट है उसका सेक्शन क्या है, कि किस सेक्शन में डिफाइंड है, जो मेन चीजें होती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर दैट एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, इट शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। कहता है इनमें से कौन सी फॉलोइंग जो है कंडीशंस दी हुई है, इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी होती हैं
एक बिल ऑफ एक्सचेंज को, ताकि वो क्या हो, ताकि वो मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को, कोई डॉक्यूमेंट है अगर, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कब बोल सकते हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करनी है, जब हम उसे क्या बोल सकते हैं कि ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। पहला, इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली। अब इनमें से कौन सी चीज है, कौन सा है जो हम कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो कंपल्सरी, मतलब वो मेन है, ताकि हम बोलें कि जो डॉक्यूमेंट है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। आपको ये बताना है। तो अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होना चाहिए, ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम, मतलब जो अमाउंट पे करना है उसके बारे में भी तो मेंशन होना चाहिए ना। तो ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम, तो ये भी होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही ये दो कंडीशनें पक्की हो गई तो थर्ड तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के में ऑल द अबव जो है आपका आंसर होना चाहिए। अगर दो पक्की हैं, है ना, ये अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे तो हमेशा ही होना चाहिए, प्रॉमिसरी नोट में भी यही होता है, और सम भी डिफाइंड होना चाहिए। ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं, ये आपको नहीं भी मालूम तो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑल ऑफ द अबव ही बनेगा, क्योंकि दो हैं तो तीसरी अपने आप ही हो जाएगी, अगर आपको नहीं भी मालूम। ये दोनों तो इजी है गेस करना। ठीक है जी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी ये कंडीशंस होना जरूरी होती हैं। ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम, एंड इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली। सिर्फ पैसे के बारे में होना चाहिए, पैसे के अलावा और कुछ नहीं। When a bill is said to be dishonored, बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिसऑनर कब हो सकता है? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, या बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन, या दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं। डिसऑनर का मतलब होता है जब एक्चुअल में बंदे ने बिल बनाया तो वो ये कह रहा है मैं आपके पैसे दे दूंगा, है ना। जब वो एग्री करके गया, बिल बनाना था हमने, तो बिल के रिगार्डिंग जब उसने बोला कि हाँ जी बिल ऑफ एक्सचेंज बना लो, तो वो ये अब बना लो, तो उसको क्या करना होता है, जब बिल बन जाता है, जैसे ए ने गुड्स बेचे बी को, हम ऐसे ले लेते हैं ना, ए सोल्ड गुड्स टू बी। अब इन्होंने क्या किया, 30,000 की गुड्स थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल बना लिया, मतलब बी ने पेमेंट करनी है ना, तो बी कहता अभी पैसे नहीं है, 3 महीने बाद दे दूंगा, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो। तो बी बनाएगा, ए बनाता है इसमें। प्रॉमिसरी नोट में जिसने पेमेंट करनी होती है वही बनाता है, लेकिन यहां पे कौन बनाएगा, जिसने पेमेंट लेनी है। तो ए बनाएगा बिल, इस पे भेजेगा, ए बना करके इस पे भेजेगा, ये साइन करेगा, और वापस बिल जो है वो ए के पास आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब ड्यू डेट आती है, जिस दिन पैसे 3 महीने बोले थे उसने, 3 महीने बाद ए इसके पास बिल लेके जाता है, ये पेमेंट कर देता है, तो ये बिल का प्रोसेस पूरा हो गया। अब आपसे पूछा है डिसऑनर कब हो गया, ये तो ऑनर हो गया, इसमें तो ऑनर हो गया। आप कहते हैं डिसऑनर कब हो गया, नॉन एक्सेप्टेंस पे हो गया या नॉन पेमेंट पे हुआ डिसऑनर। डिसऑनर मतलब बंदा अपने कही हुई बात से मुकर गया, है ना। तो चाहे उसने नॉन एक्सेप्टेंस कर दी हो बिल की, चाहे उसने पेमेंट दी नहीं। देखो पेमेंट से तो पक्का ही है, पेमेंट नहीं मिली तो डिसऑनर होगा, लेकिन अगर वो नॉन एक्सेप्टेंस भी कर दे, इन दैट केस ऑल्सो क्या है, बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है। तो ए एंड बी बोथ जो है आपकी इसमें ऑप्शंस बनेंगी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, अब आ जाए हम लास्ट पे। तो लास्ट में कहता है हु कैन क्रॉस अ चेक। आपको चेक क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, ऐसे चेक होता है, इसमें सारी ये डिटेल्स लिखी होती हैं, यहाँ पे बॉक्स में अमाउंट होता है, नीचे साइन करने होते हैं ना, ऐसे करके चेक होता है, यहाँ कोड वगैरह दिए होते हैं। तो क्रॉस करने का मतलब होता है यहां पे ऐसे 2 लाइंस लगाना। आई होप क्रॉस चेक का मतलब सबको पता होगा। देखिए बताओ किसको मालूम है क्रॉस चेक का मतलब। अब क्रॉस करने का चेक का मतलब होता है ऐसे क्रॉस कर देना उसको, है ना। तो आपसे पूछा है कि हु कैन क्रॉस अ चेक, ड्रॉयर जिसने बनाया, होल्डर जिसके पास गया, या बैंक करेगा, या सारे कर सकते हैं। क्रॉस करने का मतलब ऐसे ठीक है, चेक है,
अब क्रॉस करने में और ना करने में क्या फर्क होता है? अगर चेक क्रॉस नहीं है तो जिसका नाम लिखा है वो सीधा जाके बैंक से कैश कर सकता है इसको, बैंक से जाके क्या कर सकता है? कैश कर सकता है। आई होप सबको मालूम ही होगा आपको। लेकिन अगर ऐसे दो लाइंस लगी हो तो इसका मतलब होता है चेक जो है, इसका मतलब होता है चेक जो है वो क्या है? चेक जो है कैश में नहीं मिलेगा। चेक जो है जिस बंदे का नाम लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल रोमिल लिखा है चेक का, तो रोमिल के अकाउंट में ही जाएगा, रोमिल के अलावा किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा। मतलब आपको कैश में तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके अलावा भी जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट पे चेक जाएगा। तो क्रॉस चेक करने का ये मतलब होता है। वैसे आपको मालूम ही होना चाहिए सबको, लेकिन चलो नहीं मालूम था फिर भी मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ इनमें से ड्रॉयर जिसने चेक बनाया, ठीक है, वो साइन करेगा, मतलब वो जो है वो क्रॉस कर सकता है। यानी कि रोमिल का चेक जिसने रोमिल को पेमेंट दी थी, उसने रोमिल का नाम लिखा, यहां पे अमाउंट लिखा 30,000 या रुपीज में लिखा, साइन किया, वो बंदा क्रॉस कर सकता है। या रोमिल को दे दिया, वो रोमिल खुद कर सकता है, या बैंकर कर सकता है, या सारे कर सकते हैं। ये चीज आपको बतानी है कि इनमें से कौन है जो चेक को क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। आपको ये समझना है या ये बताना है। देखो ट्राई करो, इजी है। अब तो मैंने बता दिया क्रॉस चेक होता क्या है, तो वैसे ही आप बता देंगे, बता देना चाहिए कौन क्रॉस कर सकता है चेक को। बताओ जी, हु कैन क्रॉस अ चेक? जल्दी बताओ। देखो अब इसके लिए क्या है, इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी जो है चेक को क्रॉस कर सकता है। अब आपको समझना, देखो जिसने बनाया यानी कि ड्रॉयर, वो तो कर ही सकता है चेक को, चाहे जर्नली कर दे, स्पेसिफिकली कर दे, जैसे मर्जी कर दे, उसकी मर्जी है। उसने चेक बनाया, चाहे वो क्रॉस चेक दे, चाहे वो जो है वो क्या दे, सिंपल चेक दे दे, तो क्रॉस कर सकता है वो, है ना, ड्रॉयर। तो अब बात करें कि ड्रॉयर के अलावा होल्डर जिसके पास चेक गया, वो कर सकता है क्या? हाँ जी, वो भी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है कि अगर चेक क्रॉस नहीं है तो पेमेंट तो उसने लेनी है ना, तो उसको लगता है वो उसके पास चेक आया तो कोई बात नहीं, वो कहता है कि बैंक में ही भेज देते हैं। कैश लेने कौन जाएगा? जब मैं सारे चेक भेजूंगा, चेक जो है बैंक में भेजूंगा, उसके साथ वो चेक भेज दूंगा। तो क्रॉस करके वो भेज सकता है, खुद भी क्रॉस कर सकता है। अब जर्नली वैसे ही कर दे या स्पेसिफिकली कर दे, क्योंकि वो चाहता ही है कि अकाउंट में पैसे आए, कि उसके अकाउंट में पैसे आए। या कई बार क्या होता है कि आप लेट हो गए होते हो, बैंक में डिपॉजिट करने का टाइम नहीं बचता, तो आप क्या करते हो, आपको जो है चेक जो है वो उसमें चेक बॉक्स में डालना होता है, बाहर जो रखा होता है, तो तब भी आप क्रॉस करके डाल देते हो कि कैश तो अब मिल नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूं, क्रॉस करके यहां डाल देता हूं, दोबारा बैंक कौन आएगा। तो होल्डर भी कर सकता है, ठीक है। और जो बैंकर है वो भी कर सकता है। बैंकर कैसे करेगा? चेक क्रॉस नहीं है, देखो क्या है, चेक क्रॉस नहीं है, ऐसे क्रॉस नहीं किया हुआ, लेकिन बैंक के पास किसी ने बाय मिस्टेक भी तो हो सकता है ना, किसी बंदे ने करना हो क्रॉस, भूल गया हो, लेकिन अंदर उसने क्या किया, वो जो आपका चेक वाला बॉक्स होता है उसमें डाल के चला गया, है ना। तो जो चेक जो है बैंकर के पास आया, जब वो उसने देखा कि चेक क्रॉस तो है नहीं और बंदे ने हमारे पास भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो उसे मालूम है उसने हमारे पास इसीलिए भेजा कि अकाउंट में पैसे आए, तो वो क्रॉस कर सकता है। उसको राइट होता है कि वो क्रॉस कर दे उस चेक को, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि बैंक ये भी कर सकता है, मतलब एक रीजन तो ये हो सकता है, उसके अलावा स्पेसिफिकली भी, मतलब जो भी चेक बैंक के पास आए कलेक्शन के लिए, अगर वो क्रॉस नहीं है तो बैंक उसको क्रॉस कर सकता है, बिकॉज उसमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई चेक अगर किसी ने चेक हमें दिया है कलेक्शन के लिए, तो वो यही चाहता है कि, क्योंकि देखो वो यही चाहता है कि क्या करे, मेरे अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो हो गया है, हो सकता है कि वो भूल गया होगा क्रॉस करना, तो बैंक भी जो है चेक को क्रॉस कर सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी स्पेसिफिकली या जर्नली वैसे ही कर सकता है, या किसी स्पेसिफिक रीजन से। कई बार ऐसे भी हो सकता है ना, जिसका चेक को भूल जाए, बाद में बैंक में फोन कर दे कि जी मैंने चेक डाला था लेकिन क्रॉस करना भूल गया, तो आप क्रॉस कर दो, ऐसा भी हो सकता है, तब भी कर सकता है। और जर्नली मतलब अपनी मर्जी से नॉर्मली भी कर सकता है, बैंक ये अज्यूम करके कि बंदे ने चेक डाला था, वो भूल गया होगा, तो हम कर देते हैं और उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपका ऑप्शन है, ये सारे के सारे जो है चेक को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने किया,
इससे रिलेटेड एक और सेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, थोड़ा सा इसको पढ़ो, इससे ये जो है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने के काफी चांसेस रहते हैं। और हमने काफी सारे किए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड भी किया है ना, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी किए हमने, फिर सेल ऑफ गुड एक्ट भी किया, तो अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई और स्पेसिफिक टॉपिक है या कुछ है तो वो आप जो है मुझे बता सकते हो, तो वो टॉपिक से रिलेटेड भी मैं जो है एमसीक्यूज आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। और अपनी तैयारी जो है कैसी चल रही है, ठीक ट्रैक में रखिएगा, है ना। कब जब जैसे ही डेट आएगी एग्जाम की तब तो आप स्पेसिफिकली हो ही जाते हो, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम करते रहेंगे, है ना, टाइम बांट के हर सब्जेक्ट पे करते रहेंगे, तो जितनी हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी, है ना, स्ट्रांग होगी, उतने ही हमारे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम जो है एग्जाम को क्रैक कर लें। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि हम जो है एग्जाम अपना क्लियर करें और अच्छे मार्क्स से करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एंड